नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पाठ। गद्य खंड में ये पहला पाठ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और इसका नाम है प्रेमगन की छाया स्मृति। इसमें से जो छोटे कौन क्रम से प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे और कौन से प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए छोटे प्रश्नों से ही बड़े प्रश्न बनते हैं और बड़े प्रश्नों से ही छोटे प्रश्नों के जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। दोनों का एक संबंध होता है। तो हम छोटे-छोटे प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। मैंने मेरे हिसाब से प्रश्नों को सेट करने का प्रयास किया है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, लेखक के पिताजी किस भाषा के ज्ञाता थे? इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। लेखक के पिताजी किसके पिताजी? लेखक के पिताजी किस भाषा के ज्ञाता थे? तो देखिए लेखक खुद कहता है कि मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। तो लेखक कहता है कि मेरे पिताजी किसके अच्छे ज्ञाता थे? फारसी भाषा के। किसके? फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ये बात कौन बताता है हमें? ये बात हमें लेखक बताता है कि मेरे पिताजी जो थे वो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा कि लेखक के पिताजी किसके बड़े प्रेमी थे? तो लेखक के जो पिताजी थे वह हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे, परंतु कौन-सी हिंदी कविता के? पुरानी हिंदी कविता के। कौन-सी हिंदी कविता? पुरानी हिंदी कविता। पुरानी हिंदी कविता के बड़े क्या थे? प्रेमी थे। हमने 2 प्रश्न समझे। लेखक के पिता किस भाषा के ज्ञाता थे? तो आपका उत्तर होगा फारसी भाषा के। यदि प्रश्न पूछा जाए लेखक के पिताजी किसके बड़े प्रेमी थे? तो आपका उत्तर होगा पुरानी हिंदी के जो है पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है लेखक सॉरी तीसरा प्रश्न है पिताजी को कौन-सा काम करने में आनंद आता था? तो लेखक के जो पिताजी थे उन्हें कौन-सा कार्य करने में आनंद आता था? तो लेखक के पिताजी को फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्ति के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता था। तो सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा फारसी कवियों की। किसकी? फारसी कवियों की फारसी कवियों की किसको? उक्तियों को उक्तियों को फारसी कवियों की उक्तियों को फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ किसके साथ? तो कवियों हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ क्या करने में? मिलाने में बड़ा आनंद आता था। तो आपका इसका उत्तर हो गया कि फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बहुत आनंद आता था। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं ना कि यूं ही किसी को मंजिल नहीं मिलती, मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत के अगर मंजिल मिल जाती तो हर कोई जो है बिना मेहनत के ही सारे कार्य करता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको मेहनत तो करनी होगी और आप मेहनत नहीं करना चाहें तो फिर किस काम का? कोई मतलब ही नहीं है। लेखक के पिता रात में क्या पढ़ते थे? अब देखिए प्रश्न बड़ा रोचक है। बहुत सारे कहते हैं रात को क्या पढ़ते थे? क्या पता क्या पढ़ते थे? लेकिन प्रश्न है
कि लेखक के जो पिता थे वो रात के समय प्राय घर के सारे लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस, ध्यान से समझिएगा, रामचरितमानस और रामचंद्रिका, एक तो पढ़ते थे रामचरितमानस और दूसरे पढ़ते थे रामचंद्रिका। क्या पढ़ते थे दोस्तों? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। तो रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? रामचरितमानस और रामचंद्रिका कब पढ़ते थे? रात के समय, ठीक है, घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में लेखक के पिता को किसके नाटक बहुत प्रिय थे? प्रश्न को अच्छे से आप समझिएगा। हमारा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में लेखक के पिता को किसके नाटक बहुत प्रिय थे? तो आधुनिक हिंदी साहित्य में लेखक के जो पिता थे, लेखक के पिता को भारतेंदु जी के नाटक, किसके नाटक? भारतेंदु जी के नाटक। तो भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे। किसके नाटक प्रिय थे? भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे। किसको प्रिय थे? लेखक के पिता को। ठीक है, और लेखक के पिता का नाम क्या था? ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, चंद्रबली शुक्ल। अब आगे बात करते हैं, पिताजी की बदली कहां से कहां हुई थी? कितना शानदार प्रश्न है। लेखक के पिताजी की बदली कहां से कहां हुई थी? तो लेखक के पिताजी की बदली हमीरपुर जिले की, कौन से जिले की? हमीरपुर जिले की, हमीरपुर जिले की कौन सी तहसील? राठ तहसील। हमीरपुर जिले की राठ तहसील से, राठ तहसील से कहां हुई थी? मिर्जापुर। ठीक है, तो हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर, हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर में इनकी बदली हुई थी। किसकी बदली हुई थी? लेखक के पिताजी की। हमने दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझा। और देखिए, यदि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए तो आप सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए आ गया स्क्रीन पर। बदली के समय, अब बहुत शानदार प्रश्न है, बदली के समय लेखक की उम्र क्या थी? कितना शानदार प्रश्न है। बदली के समय, बदली मतलब, बदली मतलब पिताजी के स्थानांतरण के समय, मतलब उनके तबादले के समय। तो बदली के समय, बदली के समय, बदली के समय लेखक की उम्र कितनी थी? तो लेखक की उम्र आपको पता होनी चाहिए। लेखक की उम्र थी 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष। देखिए, अगर हम किसी चीज को पाने का जुनून बना ले तो कोई रोक नहीं सकता। और जिद और जुनून वो चीज है जो किसी भी मंजिल को उसके सहारे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, बदली के समय उनकी उम्र क्या थी? 8 वर्ष। कितनी थी? 8 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन थे? बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत ही रोचक प्रश्न है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन थे? तो बात करते हैं सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक। अगर लेखक का प्रश्न आ जाए तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के जो लेखक थे वो थे, सॉरी इनको हटा देते हैं, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? आपको अच्छे से याद होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के जो लेखक हैं वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक कौन थे? तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र
सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक कौन थे? राजा हरिश्चंद्र कौन थे भैया? राजा हरिश्चंद्र कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। इस प्रकार हमने इन दो प्रश्नों को भी समझा। अब आगे के प्रश्नों की ओर देखते हैं। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 10वां और 11वां इतना शानदार प्रश्न है कि ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा। लेखक की बाल बुद्धि किन किन में अंतर नहीं कर पा रही थी? तो लेखक की बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेखक की बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र व लेखक की बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र व राजा हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पा रही थी। तो लेखक की जो बाल बुद्धि थी वह सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पा रही थी। मिर्जापुर आने पर लेखक को क्या पता लगा? कितना रोचक प्रश्न है। तो मिर्जापुर आने पर लेखक ने सुना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं। किसके? भारतेंदु किसके मित्र? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं। कौन रहते हैं? एक मित्र यहाँ रहते हैं। इस बात का पता लेखक को लगा। अब अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 और 13 दोनों ले लेते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारतेंदु के मिर्जापुर वाले मित्र का नाम क्या था? तो भारतेंदु के मिर्जापुर वाले मित्र का नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। क्या नाम था? तो उनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। उनका नाम क्या था? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमघन के मकान के नीचे का बरामदा कैसा था? तो प्रेमघन के मकान के नीचे का बरामदा क्या था? बरामदा कैसा था? खाली। दे दिया ना झटका। आप ऐसे समझ रहे थे छोटे छोटे प्रश्न होंगे। अरे छोटे छोटे में ही तो सब कुछ होता है। कहते हैं ना कि यूं ही किसी को मंजिल नहीं मिलती, मेहनत करना जरूरी है। और कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें मेरे दोस्तों, ये तो गलत बात है। और कहते हैं ना कि नजर नजर में कमाल होता है। जब तक में हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, 14वें प्रश्न की ओर, मैं आपको सुनाता जाता हूं, सुनते जाइएगा। कि नजर नजर में कमाल होता है, नफस नफस में कमाल होता है। अरे मंजिल मिलना तो आसान है मेरे दोस्तों, अरे मंजिल मिलना तो आसान है मेरे दोस्तों, पर मंजिल पर टिकना कमाल होता है। मंजिल पर टिकना कमाल होता है। 14 प्रश्न को हम समझते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, चौधरी साहब के मकान का ऊपरी बरामदा किससे आवृत था? इसको समझिएगा। सॉरी, इसको समझते हैं। हमारा प्रश्न है, चौधरी साहब के मकान का ऊपरी बरामदा, कौन सा बरामदा? ऊपरी बरामदा किससे आवृत था? अब ऊपर का बरामदा किससे आवृत था? कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। इतना बेस्ट प्रश्न है कि ऊपरी बरामदा किससे आवृत था? तो ऊपरी बरामदा सघन लताओं के जाल से। किससे था? सघन
लताओं के, सघन लताओं के जाल से, सघन लताओं के जाल से क्या था? आवृत था। सघन लताओं के जाल से आवृत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, प्रेमघन के मकान की क्या विशेषता थी? अब देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रेमघन के मकान की क्या विशेषता थी? तो पत्थर से बना हुआ मकान था। उनका पूरा मकान पत्थर से बना हुआ था। तो उनका मकान पत्थर से बना था, पत्थर से बना था। और क्या विशेषता थी? ऊपर का नीचे का बरामदा खाली था। ठीक है, तो इसको ले लेंगे। नीचे का बरामदा क्या था? खाली था। नीचे का बरामदा खाली था। और ऊपरी जो बरामदा था वो किससे आवृत था? सघन लताओं के जाल से आवृत था। यही प्रेमघन के मकान की विशेषता थी। और इन्हीं विशेषताओं के साथ अब हम यही कक्षा को विराम देते हैं, क्योंकि समय कुछ ज्यादा हो चला है और 15 प्रश्न हमने पढ़े। अगले प्रश्न की कक्षा हम अगली कक्षा में देखेंगे, अगले प्रश्नों को। तो धन्यवाद। और आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वास्तव में हमारी मेहनत साकार हो रही है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।